हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स केवल 11th का है, जिसमें ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इंक्लूड है। रेस्ट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा वो 12th का चैप्टर होगा, वो हम नेक्स्ट उस ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। PF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom is. ठीक है, तो BF3 आपको पता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। और आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। अगर 3 बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो बोरोन के पास कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, दैट इज sp2। ठीक है, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। आप ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड है इसके पास। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो sp2 इज हाइब्रिडाइजेशन और 6 इलेक्ट्रॉन, सो डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13। देखिए ग्रुप 13 से एटॉमिक रेडियाई और आयनेशन एनर्जी पूछे जाने के काफी चांसेस होते हैं। तो ग्रुप 13 की बात करें तो बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। ओके, थैलियम। अब हमें पता है कि टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाने पर साइज क्या होता है, एटम का बढ़ता है। इसका मतलब थैलियम का साइज सबसे बड़ा होगा, देन इंडियम। लेकिन यहाँ पर ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ये एक्सेप्शन मिल जाता है एल्यूमिनियम और गैलियम। क्यों, जो है कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैलियम में आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है। क्या मिलता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 31। और 31 एटॉमिक नंबर जिंक के जस्ट बाद होता है, जिसकी वजह से जो डी ब्लॉक के बाद होगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। इसीलिए पहले साइज आएगा एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है किससे, गैलियम से, देन होगा बोरॉन। ठीक है, तो यहाँ इस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। तो थैलियम, इंडियम, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन बोरॉन। तो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट, डी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन पूछे जाने के काफी चांस होते हैं पी ब्लॉक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AlF3 is soluble in HF only in presence of KF। अगर आपने AlF3 डायरेक्ट HF में डिसॉल्व कर दिया तो ये इनसॉल्युबल होता है। AlF3 क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। लेकिन AlF3 अगर आपने इन प्रेजेंस ऑफ KF किया, अगर आपने KF किया तो ये एक सॉल्युबल सॉल्ट बना लेता है, दैट इज AlF6। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है AlF6 K3 AlF6 फॉर्म कर लेता है। इस कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ही AlF3 इज सॉल्युबल इन KF। ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, K3 AlF6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium and thallium। देखिए ग्रुप 13 का ही है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डी और एफ ब्लॉक के एफ ऑर्बिटल के आने की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, और इसकी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें दो तरीके की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, वन इज +3 एंड अनदर वन इज +1। तो +1 की इसने पूछी है, तो +1 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Tl+1 होगा, देन इंडियम +1 होगा, देन आपका गैलियम +1 सबसे छोटा हो जाएगा, एंड देन एल्यूमिनियम +1। ठीक है, अगर आपसे +3 के बारे में पूछता तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता, तो थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, देन आपका एल्यूमिनियम, थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम। सो ए विल बी योर आंसर। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी काफी पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम, देखिए AlCl3 जो है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करता है, ये डाइमर बना लेता है। AlCl3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ये Al2Cl6 फॉर्म कर लेता है। ये होता क्यों है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल आ जाती है, और d ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ये अपनी जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, मतलब ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है। ठीक है, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, तो इसी की वजह से, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल की आने की वजह से ये अपनी जो है वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये वैलेंसी इसकी एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप नहीं, अगर ये बोलता कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है इसलिए तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन थर्ड ग्रुप नहीं। कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर, ये कोई रीजन नहीं है। हैज हाई आयनेशन एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ये AlCl3 जो है वो डाइमर फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following elements is unable to form MF6 3-? MF6 3- में आप देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी या उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ठीक है, तो 6 कब हो सकता है बेटा, जब उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ठीक है, और हमें पता है जो भी पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 2 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम वैलेंसी इसकी 4 हो सकती है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इसीलिए आंसर क्या हो गया, बोरॉन। इसमें कौन सा आ रहा है, बोरॉन। तो बोरॉन का जो है मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, क्योंकि ये पीरियड सेकंड का एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 टू बिहेव एज अ लुईस एसिड। देखिए लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं which can accept लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्सेप्ट कर सके इजीली, तो उन्हें कहते हैं हम लुईस एसिड। तो वो कौन कर सकता है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो उतना अच्छा लुईस एसिड होगा। ठीक है, तो हम अगर वैकेंट ऑर्बिटल, और हमें पता है कि बोरोन के पास 2p वैकेंट होती है, 2p वैकेंट होती है। अब अगर हम देखें तो BF3 मॉलिक्यूल में
आपने एक सुना होगा कि बैक बॉन्डिंग भी होती है। यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर हैं वो बोरॉन को 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अच्छा, बोरॉन में क्या है 2p और इसमें भी क्या है 2p, तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो 2p और 2p के बीच में हो रही है, तो इफेक्टिव बॉन्डिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। जबकि मैं बात करूं BCl3 की, BCl3 यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि किसमें होगी, इसके 3p, क्लोरीन के 3p और बोरॉन के 2p में। देखिए सेम सेल की अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहते हैं, इजीली बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करें VBr3 में, VBr3 में बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका 4p और इसका 2p के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अगर मैं वहीं पर बात करूं आपका Bi3, तो यहाँ पर और ज्यादा क्या हो गया, इसका 5p और इसके 2p के बीच में, तो इफेक्टिव जो बॉन्डिंग हो रही है, इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग या बैक बॉन्डिंग हो रही है वो किस में हो रही है, BF3 में हो रही है, इसके 2p और इसके 2p के बीच में। इसका मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इजीली पूरा कर लेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन रहा, Bi3, क्योंकि इसमें इतनी इफेक्टिव बॉन्ड जो ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा लुईस एसिड होगा। तो कौन हो गया आपका Bi3 आपका सबसे अच्छा। Bi3 ऑप्शन में है ही नहीं, BBr3 से है, तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा Bi3 है। ठीक है, देन आपका BBr3 है, देन BCl3, देन BF3, तो BBr3, BCl3, देन BF3, B will be your आंसर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम फील करेगा, उतना कम अच्छा लुईस एसिड होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। लुईस एसिड वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरॉन कंपाउंड बिहेव एज अ लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर, अभी बताया मैंने क्यों होता है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि उनकी 2p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होती है। 2p ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट होती है, इजीली एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। अगर ये बॉन्ड भी बनाए तो क्या होगा आंसर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होता है, इसीलिए उसको लुईस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not correct about diboron? डाइबोरेन क्या होता है, डाइबोरेन कहते हैं B2H6 को, B2H6 को हम डाइबोरेन कहते हैं। क्या होता है बेटा कि जो बोरॉन है, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, ठीक है, बोरॉन BH3 जो है वो दूसरे बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बोरॉन की, और ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके 2p ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। तो क्या होगा कि ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा BH3 में क्या फॉर्म हो जाएगा, डाइमर। तो बेसिकली यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि इस बॉन्ड के ये दे रहा है। सिमिलरली हेयर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गए कि 3 सेंटर है, यहाँ पे क्या है, ये 3 सेंटर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हेयर अगर मैं देखूं यहाँ पर भी 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो 2 जो है आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये भी 3 सेंटर, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं बनाना बॉन्ड। B2H6 में क्या मिलता है, बनाना बॉन्ड मिलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो अगर कोई पूछे कि कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला और एक
ये वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है B2S6 में, और कितने 4 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। और बोरॉन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, क्योंकि 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। दोनों ही बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चलिए, तो क्या पूछा गया है, देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यस अभी बताया ये दो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। द 4 टर्मिनल BH bonds are 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यस। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये वाली 4, इनको टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स। ये टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स और ये वाले 2 बोरोन एटम्स सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों जो हाइड्रोजन है, जो इन्हें कहते हैं हम ब्रिज हाइड्रोजन, ये जो है वो अबव द प्लेन, ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन होती हैं। तो ये 3 और ये 3 जो है ये एक ही प्लेन में होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2, हमने बता दिया है, ठीक है। ये 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसके दोनों बोरोन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, ठीक है। B2S6 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाइबोरेन का इसका स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्ड लेंथ, कभी आपसे बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ लेता है तो इसे आप NCERT से अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। क्या होता है कि बोरिक एसिड दैट इज BOH होल थ्राइस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं H3BO3, ठीक है। माइल्ड एसिड है, आइस वगैरह के लिए यूज होता है। चलिए, तो ये क्या करता है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये वाटर से रिएक्ट करके ये OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, BOH होल 4 माइनस, ठीक है। तो ये बना लेता है प्लस H प्लस, मतलब ये क्या कर रहा है, ये OH एक्सेप्ट कर रहा है और H प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। आपको पता है जो भी H प्लस वाटर से रिलीज करा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। इट इज अ मोनो बेसिक एसिड, ये एक OH माइनस एक्सेप्ट करता है। तो ये लिखा भी हुआ है, कंटेन्स रिप्लेसेबल H प्लस नहीं, गिव्स अप अ प्रोटॉन नहीं, एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, यस। ये क्या करता है, एक एक्सेप्ट करता है OH माइनस आयन और H प्लस रिलीज कर देता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड इज अ माइल्ड मोनोबेसिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following structure is similar to graphite? ये याद रखना है आपको कि ग्रेफाइट की तरह, जिस तरह से हमारी ग्रेफाइट की हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, इस तरह से, ठीक है, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, ठीक है, पाई बॉन्ड होता है, उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर, ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर बोरोन नाइट्राइड का होता है, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। इसमें जो है Bn, इसमें भी Bn इस तरह से लगा होता है, तो इनका दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है, बोरोन नाइट्राइड। इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहा जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि Bn जो है वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The type of hybridization of boron in diboron is, अभी हमने बताया कि क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अभी दोनों ही जो बोरोन है इन B2S6 क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement about H3BO3 is not correct? It has a layer structure in which planar BO3 minus units are joined by the hydrogen bond, yes। ये क्या होता है, इनका लेयर स्ट्रक्चर होता है, और ये इस तरह से ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ये डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका OH इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ये आपका डाइमर
फॉर्म कर लेते हैं और लेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दीज टू आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये H3BO3 की 2 यूनिट मैंने आपको बता दिया। इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इट डज नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन बट एक्ट एज अ लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोक्सिल आयन। अभी मैंने बताया कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, H3BO3 जब ये रिएक्ट कर रहा था विद वाटर, तो ये क्या कर रहा था, ये उससे एक हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट कर रहा था और H+ को रिलीज कर रहा था, ठीक है। तो ये OH- एक्सेप्ट करता है फ्रॉम वाटर। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड, नो इट्स अ मोनोबेसिक एसिड, केवल एक OH- को एक्सेप्ट कर रहा है ये, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, यस, ये बोरेक्स का एसिडिफाइंग रिएक्शन, एक्वस रिएक्शन कराने पर ये हमें बोरिक एसिड मिलता है। तो आपका रॉन्ग पूछा है, तो व्हाट विल बी द आंसर, सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, SnF4 इज आयनिक इन नेचर, यस, ध्यान रखिए, SnF4 और PbF4 जो ये हैलाइड्स है, ये 2 हैलाइड्स आयनिक होती हैं। बाकी जितनी भी आपकी ग्रुप 14 की हैलाइड्स है, ठीक है, वो सारी आपकी आयनिक नेचर की होती है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी हैलाइड्स हैं ग्रुप 14 की, वो कोवलेंट नेचर की होती हैं। तो SnF4 इज आयोनिक इन नेचर, यस। PbF4 इज कोवलेंट इन नेचर, नो। PbF4 इज ऑल्सो आयोनिक इन नेचर, सो आंसर विल बी बी। और भी देखते हैं, SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज, यस, ये इजीली हाइड्रोलाइज होता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। GX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, यस, क्योंकि GeX4 अगर हम देखें और GeX2, तो यहां पर इसका Ge+4 और यहां पर Ge+2। तो आपको पता है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जो अपर एलिमेंट्स हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है रेदर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आंसर पूछा है विच इज इनकरेक्ट, तो बी विल बी योर इनकरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो SiCl6 2-, देखिए सिलिकॉन जो है वो आपका जो थर्ड पीरियड में मिलता है, अपनी जो वैलेंसी को वो एक्सपेंड कर सकता है, बियॉन्ड 4 भी मिल सकता है, जबकि कार्बन नहीं। लेकिन सिलिकॉन इतना भी बड़ा एलिमेंट नहीं है कि वो क्लोरीन को एकोमोडेट कर सके। क्लोरीन का साइज जो होता है वो लार्ज होता है, इसलिए वो एकोमोडेट नहीं कर सकता, इसलिए आपका SiCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि SiF6 2- एग्जिस्ट कर जाता है। GeCl6 जो है आपका, वो साइज क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया, तो वो एकोमोडेट कर सकता है 6 क्लोरीन आयंस को। और इधर जो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगी। SiO6 ये भी आपका एक्सपेंड कर सकता है, हाइड्रोक्सिल आयन को इजीली एकोमोडेट कर सकता है। तो आंसर पूछा है कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है, SiCl6 2- इज नॉट स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग आ जाती है। चलिए next question, it is because of inability of NH2 electrons of the valence shell to participate in a bonding that, ठीक है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए जो S के और जो S के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D और F ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये अपने आप को इनर्ट कर देते हैं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसे कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर हम देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो लेड जो है Pb+2 इसका ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन Pb+4, और जबकि मैं Sn की बात करूं तो इसका +4 ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन +2। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि जो लोअर एलिमेंट्स हैं उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि हायर एलिमेंट जो है उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर कोई Pb2+ है,
ठीक है, सॉरी, अगर कोई Pb+4 है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Pb+2 में, और अगर कोई Sn+2 है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Sn+4 में। मतलब ये क्या होना चाहेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, अगर कोई एलिमेंट, कोई आयन अपने आप को रिड्यूस करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज करना चाहता है तो दूसरे का क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। इसका मतलब ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि Sn+2 किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Sn+4, मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन करें तो वो क्या काम करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो आंसर क्या हो गया, Sn+2 is reducing while Pb+4 is oxidizing agent. So he will be your answer. ठीक है, तो याद रखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको केवल लिख लेना है थोड़ा सा, और आपको ये देखना है कि कौन किस में ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Carbon in silicon belongs to group 4th group. The maximum coordination number of carbon in commonly occurring compounds is 4. Yes, कार्बन जो है वैसे भी आपको पता है कि ये किससे बिलोंग करता है, पीरियड 2 के एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कार्बन किससे बिलोंग कर रहा है, पीरियड 2। मतलब इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4। तो यही बोल रहा है। तो जबकि सिलिकॉन जो है वो ऐसा ही F6 भी बना लेता है, 6 उसमें 6 कोवेलेंसी भी हो सकती है। क्यों है ऐसा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइन डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसीलिए वो अपनी वैलेंसी को, कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, जबकि कार्बन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नो, ग्रेफाइट का आपका इस तरह से, ग्रेफाइट जो है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का इस तरह से रिंग्स जो हैं आपस में अटैच रहती हैं, और ये खुदा ये जो है यहाँ पर ये वंडरवल दो, एक रिंग ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, दूसरी रिंग इस तरह से हेक्सागोनल रिंग, ये वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहती हैं। ठीक है, जबकि डायमंड जो है वो आपका 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड होगा और एक बहुत जायंट स्ट्रक्चर बना लेता है, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये तो है, ये 3 डायमेंशनल है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, 2 डायमेंशनल। तो ये तो गलत हो गया। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, नहीं, बोथ आर कोवेलेंट है। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, दोनों ही कोवेलेंट हैं। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड व्हाइल ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यस, दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप कि ग्रेफाइट को सॉरी अभी डायमंड को देख रहे हो तो 4 बॉन्ड्स हैं, मतलब इसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। जबकि अगर आप इसको देखोगे, ग्रेफाइट को देखोगे, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ठीक है, और ये एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसका 3 डायमेंशन टेट्राहेड्रन में रहता है। ठीक है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट्स। नो, ग्रेफाइट जो है वो आपका लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, जबकि डायमंड नहीं होता। ठीक है, तो आपसे पूछा है स्टेटमेंट करेक्ट, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कौन सा नहीं होता। देखिए डायमंड जो है वो 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कभी भी कंडक्शन का तरह शो नहीं करेगा। जबकि ग्रेफाइट में हमने दिखाया अभी आपको कि एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्शन शो करता है। पोटेशियम और सोडियम, इनमें फ्री आयंस हैं, दीज आर द मेटालिक कंडक्टर्स। ये दोनों क्या हैं, these two are the metallic conductors, ये होते हैं आपके metallic conductors। जबकि आपका ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसलिए ये
कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो डायमंड कंडक्टर नहीं है, तो ए विल बी योर आंसर, क्योंकि यही पूछा है कि कौन सा कंडक्शन शो नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of forces bind together with the carbon atoms in a diamond। देखिए जो ये कार्बन का हम सॉरी डायमंड का हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो बॉन्ड्स हैं ये कौन से हैं, दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड्स। कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये 3 डायमेंशन में होता है, इसीलिए ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, कोवलेंट बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर। देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, कि हमने बताया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल रिंग होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर दूसरे के ऊपर जो है वो लाई करती है और स्लिपरी नेचर का होता है, इसीलिए लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेफाइट का, और यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये पूरे पर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो हर पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, जो कि स्प्रेड आउट होते हैं पूरे में, पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रेफाइट आपको ध्यान से करना है, इसका सारा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज। देखिए ये टेट्राहेड्रन जो ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं, SiO4 4 माइनस, ये इसकी सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट SiO4 4 माइनस होती है सिलिकेट्स की, ठीक है। तो SiO4 4 माइनस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पर्पस, ये काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं उससे। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बेराइल इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। यस, साइक्लिक सिलिकेट क्या होते हैं बेटा, SiO3 होल एन -2n चार्ज, ठीक है। तो जो बेराइल होता है, बेराइल इज एन एग्जांपल ऑफ, बेराइल का फॉर्मूला होता है Be3Al2 Si6O18, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेराइल का। तो ये क्या है, इट इज अ साइक्लिक सिलिकेट, देख रहे हैं आप, CO3 होल 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 रखूं तो ये बन जाएगा आपका। तो बेराइल इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, यस, ठीक है। Mg2SiO4 इज ऑर्थोसिलिकेट, SiO4 4 माइनस इज ऑर्थोसिलिकेट, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर Mg2, ठीक है। तो Mg2 प्लस, अगर मैं इसे ब्रेक करूंगी तो SiO4 4 माइनस, ठीक है, SiO4 4 माइनस, सॉरी SiO4 4 माइनस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोसिलिकेट, यस, ठीक है। सिलिकेट्स आपको बहुत अच्छे से करना है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन सिलिकेट्स इज SiO4 टेट्राहेड्रन, यस, ये भी करेक्ट है। फेल्ड्स्पार आर नॉट एल्यूमिनोसिलिकेट, फेल्ड्स्पार क्या होता है, KAl Si3O8, ठीक है, ये होता है क्या, ये एक एल्यूमिनोसिलिकेट है, एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है, वो सिलिकेट जिसमें एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनोसिलिकेट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे लिखा है फेल्ड्स्पार आर नॉट एल्यूमिनोसिलिकेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपसे रॉन्ग ही पूछा है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है, और आपसे रॉन्ग ही पूछा है, तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका रॉन्ग है और यही पूछा है, तो डी विल बी योर आंसर। ध्यान रख लीजिए, बेराइल सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट क्या होते हैं, सीड सिलिकेट क्या होते हैं, टेट्राहेड्रन सिलिकेट क्या होते हैं, तो आपको सिलिकेट्स आपको एनसीईआरटी से अच्छे से कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम इज SiO4 4 माइनस। देखिए SiO4 4 माइनस, यहाँ पर आपका
इस तरह से O और SiO नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो ये आपका जो हो गया Si2O7 माइनस, ठीक है। ये जो यूनिट है इनको कहते हैं हम पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम जो होती है वो कॉमन होती है, 2 SiO4 यूनिट मिलकर ये पायरोसिलिकेट बनाते हैं, ठीक है। तो यही पूछा है, ठीक है, कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 4 माइनस इज शेयर्ड, ठीक है। तो वो क्या होता है, पायरोसिलिकेट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are formula of methanides? Methanides होते हैं जो मीथेन प्रोवाइड करें विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर की रिएक्शन कराऊं तो वो क्या दे दे, मीथेन गैस दे दे। तो फर्स्ट है Be2C, अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे मिलेगा BeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4। एक तो ये हो गया मीथेनाइड जो कि मीथेन गैस दे दे, ठीक है, CH4 दे रहा है। दूसरा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसे बेरिलियम मीथेनाइड कहते हैं, इसे कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होगा कि Ca वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, ठीक है, ये मिल रहा है मीथेन, और ये मिल रहा है आपको एसिटाइलिन गैस, एसिटाइलिन, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड की अगर वाटर से रिएक्शन कराने हैं तो एसिटाइलिन गैस मिल रही है। तीसरा है Mg2 Mg2C3 प्लस वाटर, Mg3C3 प्लस वाटर, ये आपका प्रोपाइन देता है। क्या देता है, प्रोपाइन देता है, तो ये प्रोपेनाइड है। चलिए तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस C3H4, ये प्रोपाइन मिल रहा है आपको, प्रोपाइन, ठीक है, 3 कार्बन का एल्काइल, ठीक है। नेक्स्ट है Al4C3, ये भी आपका मीथेनाइड है, ये भी आपका क्या देगा, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4, ठीक है, क्या मिला, मीथेन गैस मिला। तो आपसे यही पूछा है कि कौन से मीथेनाइड्स हैं, एक तो आपका बेरिलियम मीथेनाइड है, एक एल्यूमिनियम मीथेनाइड है, ठीक है। बाकी आपका कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटाइलिन गैस दे रहा है, और Mg2C3 ये आपका प्रोपाइन गैस दे रहा है। तो आपसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम मीथेनाइड, मतलब A विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन एस ब्लॉक में पूछे जा रहे हैं, सिलिकेट्स, ग्रेफाइट वगैरह, ये आपको अच्छे से कर लेना है। H3BO3, डाइबोरेन, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको इनऑर्गेनिक के लिए जो है हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो उसे अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए और आप नीट का एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।